पर ब्रोकर ही क्यों चुने? मतलब डायरेक्ट भी तो बिल्डर के पास जा सकते हैं। फ्लैट में 3 तरह की चीज़ होती है ना, एक तो ब्रोकर देगा, एक फ्लैट ओनर खुद देगा और एक जिसका लैंड होगा, लैंड ओनर। तो 3 लोग होते हैं। तो एक ब्रोकर को क्यों चुना जाए? नेगेटिव माइनस पॉइंट क्या है, वो एक डेवलपर कभी बताता नहीं। प्रॉपर्टी एडवाइजर को उस प्रोजेक्ट्स के बारे में डीपली नॉलेज होता है कि इस प्रोजेक्ट का नेगेटिव फीडबैक क्या है, पॉजिटिव फीडबैक क्या है। हर एक क्लाइंट्स को एक चैनल पार्टनर के साथ जाना चाहिए। चैनल पार्टनर रेरा रजिस्टर होना चाहिए। रियल एस्टेट में पैसा ज़्यादा कौन कमाता है? बिल्डर कमाता है कि चैनल पार्टनर्स कमाते हैं? रियल एस्टेट में आज के डेट में सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा है एक प्रॉपर्टी पोर्टल, जैसे आप बोल सकते हैं हाउसिंग.com, 99 एकर्स, मैजिक.com। जितने भी अमीर लोग हैं वो सब दुबई में ही क्यों खरीद रहे हैं? वहाँ पे टैक्स फ्री प्रॉपर्टी है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट दुबई के गवर्नमेंट ने दिया कि आपके मतलब बैंक ने लोन दिया, इसका मतलब 100% प्रॉपर्टी एकदम प्रूफ है। प्रूफ है। वो लीगल नहीं, मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक रील बनाई थी। 2024 के अंदर 5 लाख लोगों को पता चला कि जिस घर पे वो रह रहे हैं वहाँ पे लिटिगेशन की प्रॉब्लम है। क्लियरेंस नहीं किया होगा सर। बैंक से लोन लिया उन लोगों ने। देखिए कुछ बैंकर्स है जो है ना, वो केस में कर देते मतलब बैंक तो सेंट्रली बैंक अप्रूव्ड है ना, पॉसिबल ही नहीं है इसका। हैं सर। 2-3 बैंकर्स है कर देते हैं, बिल्डर से टाई अप होता है, ये इंटरनली होता है। कुल मिला के बात ये है कि आम आदमी को फंसना है। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। अभी जस्ट 2 मिनट हुए आपसे बात करते करते और आपने बोला कि आपको आपकी खुद की ब्रांडिंग करनी चाहिए, डिजिटली प्रेजेंस बनाना चाहिए। सो हमने फाउंडर्स ड्रीम की शुरुआत ही इसलिए करी ताकि हर जो भी एंटरप्रेन्योर है, जो भी दूसरों के लिए काम कर रहे थे या खुद भी कुछ प्रोजेक्ट बना रहे थे पर कभी सामने नहीं आ पाए, तो हमारा मकसद यही है कि हर फाउंडर को पहले तो सामने लेके आए। पर एक पॉडकास्ट से कुछ होता नहीं है, मतलब जितना बैंडविड्थ होती है, जितनी आप बात बोलते हो उतनी तो रीच पहुंच जाती है। बट मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉडकास्ट में जाए फाउंडर्स, ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटली प्रेजेंस करें, अपने बारे में बताएं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं। कैसे चल रही कंपनी? अच्छी चल रही सर, अच्छा ग्रोथ कर रहा है। ऑलमोस्ट अब ऑलमोस्ट आज मेरी कंपनी 40 एम्प्लॉयज़ की कंपनी हो गई सर। वाह! तो आपकी कंपनी का नाम ट्रू रूट है। आप बोल सकते हो कि ट्रू मतलब सच्चाई, ईमानदारी, ट्रांसपेरेंसी, और रूट मतलब बेस एंड फाउंडेशन। तो इसलिए हमने कंपनी का नाम ट्रू रूट रखा है, ट्रू रूट रियलिटी। और कब शुरुआत करी थी सर आपने इसकी? सर ये कंपनी इंडिविजुअल बेस पे मैंने 12 साल पहले चालू की थी, पर अभी रिसेंटली आप देखेंगे मैंने इस कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कर दिया है। बिकॉज़ ऑफ मेरे नंबर्स ऑफ एम्प्लॉइज़ बढ़ गए, मेरे काफ़ी लोकेशंस बढ़ गए। मैं मुंबई में हर एक लोकेशन पे काम कर रहा हूँ राइट नाउ। तो करते क्या हो एग्जैक्टली ट्रू रूट इसमें? टू रूट रियल्टी सर बेसिकली एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी एडवाइजर फर्म है ये। ये ज़्यादा करके मतलब क्लाइंट्स को प्रॉपर्टी परचेस करने में उनकी हेल्प आउट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम कोई भी बिल्डर्स के पहले उनकी प्रोफाइल चेक करते हैं कि प्रोफाइल बिल्डर्स का प्रोफाइल कैसा है, कि टाइमली पोजीशन है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी उनकी प्रॉपर है या नहीं है, पहले वो चेक करते हैं। उसके बाद क्लाइंट्स को हम सेकेंडरी ऑप्शन क्या देते हैं, आफ्टर सेल्स सर्विस, कि उनका रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उनको फ्लैट्स के पोजीशन के टाइम तक उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और सेकेंडली क्या होता है सर, आज प्रॉपर्टी हर कोई परचेज़ कर रहा है, पर सही मायने में प्रॉपर्टी किस तरह परचेज़ करना है ये क्लाइंट्स को पता नहीं है। जैसे कि आप जान सकते हैं कि आज आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदें मुंबई, आपका एक बजट है, आपने बजट स्पेसिफाई किया, आपके एक लोकेशन में आपने डिसाइड किया, वहाँ पे आपने जाके प्रॉपर्टी परचेज़ की। पर प्रॉपर्टी लेने का मकसद मेन ये होता है कि आप प्रॉपर्टी तो ले रहे हो। जैसे हम आज देखते हैं कि हमारा फ्लैट वास्तु कंप्लाइन होना चाहिए, नंबरोलॉजिकल के हिसाब से हमारा फ्लैट होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा काफ़ी सारे यूट्यूब पे पॉडकास्ट आ रहे हैं कि नंबरोलॉजिकल पे आजकल ज़्यादा रील्स बन रहे हैं। तो उसके बेस पे हमने अपना एक कंपनी अभी राइट नाउ हमने टोटल रियल्टी चालू की, कि हम अपने क्लाइंट्स को वास्तु कंप्लाइन फ्लैट दे पाए और उनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उनको जो नंबर फ्रेंडली हो, तो उनको हम वो नंबर के फ्लैट्स दे पाएँ, जिससे उनको फ्यूचर में फाइनेंशियली और मेंटली मतलब एक हेल्प मिल पाए। पर ब्रोकर ही क्यों चुने? मतलब डायरेक्ट भी तो बिल्डर के पास जा सकते हैं। 3 तरह की एक फ्लैट में 3 तरह की चीज़ होती है ना, एक तो ब्रोकर देगा, एक फ्लैट ओनर खुद देगा और एक होगा आपका जो जिसका लैंड होगा, लैंड ओनर। तो 3 लोग होते हैं। तो एक ब्रोकर को क्यों चुना जाए? सर ब्रोकर को इसलिए चुना जाए, जैसे कि आप एक डेवलपर्स के पास आप जाते हैं, तो डेवलपर्स के पास जब आप जाते हैं वो कभी अपना है ना इन आउट प्रॉपर बताता नहीं। अगर उनका पॉजिटिव फीडबैक है वो पॉजिटिव बताएंगे, पर नेगेटिव पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है, वो एक डेवलपर कभी बताता नहीं। पर एक चैनल पार्टनर्स को, एक प्रॉपर्टी एडवाइजर को उस लोकेशन के बारे में, उस प्रोजेक्ट्स के बारे में डीपली नॉलेज होता है कि इस प्रोजेक्ट का नेगेटिव फीडबैक क्या है, पॉजिटिव फीडबैक क्या है। तो हर एक क्लाइंट्स को एक चैनल पार्टनर के साथ जाना चाहिए। चैनल पार्टनर रेरा रजिस्टर होना चाहिए और उस लोकेशन का उसको डीपली नॉलेज होना चाहिए और उसके पास बल्क बाइंग पावर होना चाहिए, जो हमारी कंपनी के पास है।
तो मान लो रेरा रजिस्टर्ड है, सब कुछ है, और किसी ने डेट मिस कर दी, किसी बिल्डर ने। मान लो मैं एक बिल्डर हूँ और मैंने रेरा रजिस्टर कर दिया और आप मेरे ब्रोकर हो, और मैं 1 साल बाद दूंगा, और आपके पास क्लाइंट है और आपसे आपके थ्रू मेरे पास आए, राइट सर। तो क्या अगर डेट मिस हो जाएगी तो आप उनका पैसा पे करोगे? अगर रेरा डेट जो बिल्डर ने कमिटमेंट किया है, पहले तो हम ऐसे डेवलपर के साथ हम काम ही नहीं करते कि जिनका डेट मिस होता है, बिकॉज़ हम प्रोफाइल पहले चेक करते हैं डेवलपर्स की प्रोफाइल प्रॉपर है या नहीं है, जिनका प्रीवियस प्रोजेक्ट टाइम पे मिला है या नहीं मिला है, राइट? अगर इन केस 100 में से 1% मिस आउट हो सकता है राइट नाउ, तो उस केस पे हम क्या करते हैं कि बिल्डर से कंपनसेशन हम क्लाइंट्स को दिलाते ही दिलाते हैं, राइट है? रेरा में फाइट करके उनके बिहाफ पे हम उनको कंपनसेशन बिल्डर से दिलाते ही दिलाते। सेकेंडरी, हमने एक हमारे कंपनी की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए क्लाइंट्स के लिए हमने कैसा रखा है कि अगर उनको डिले हो जाता है जो पोजीशन डेट से, तो जब तक उनको पोजीशन नहीं मिलता है, तो उस फ्लैट का 50% रेंटल हमारी कंपनी पे करती है, जिससे उन पे करेगी। मतलब आपने तो बता दिया कि मतलब ये तो सबसे बेस्ट चीज़ हो गई। अगर मान लो सबसे बड़ा डर क्या होता है? बिकॉज़ सर कैसा था, आज जो उसने फ्लैट लिया है पर कहीं न कहीं वो रेंट पे है या ओन पे है, उसकी ईएमआई जा रही है, तो उनको फाइनेंशियल कहीं न कहीं सपोर्ट मिल सके। तो एक तो यहाँ पे होता है कि बिल्डर से हम कंपनसेशन दिला रहे हैं, पर हम भी उनको सपोर्ट करें कि उनको एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना आए। अच्छा, एक बात तो बताओ मेरे को कि जैसे एक ही रो है और एक ही रो में 2 बिल्डर है, दोनों की प्राइस अलग-अलग है, क्यों ऐसा होता है? सर डिपेंड करता है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, और डिपेंड करता है कि डेवलपर्स में कहीं ए ग्रेड डेवलपर्स होते हैं, कहीं बी ग्रेड डेवलपर्स होते हैं, पर आप नोटिस भी करोगे कहीं कहीं 20% या 30% का गैप आता है, पर वहाँ पे आपको चेक करना होता है कि प्रॉपर्टी लैंड है क्या। जैसे एग्जांपल फ्री होल्ड और एक लीज होल्ड होता है। फ्री होल्ड में क्या होता है, डेवलपर परचेस करता है और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करता है, राइट? और लीज होल्ड में क्या होता है कि एक डेवलपर वो जो लैंड है वो लीज आउट करता है, मतलब वो लीज पे लेता है और वहाँ पे डेवलप करता है, जो 99 ईयर्स का होता है, पर राइट नाउ मुंबई में भी 33 ऐसा 3 बार उसका रिन्यूअल होता है। तो जब वो लीज पे वो प्रॉपर्टी लेता है, मतलब वो रेंटल पे ले रहा है, राइट? लॉन्ग टर्म रेंटल पे ले रहा है प्रॉपर्टी। तो जब उनको लैंड कॉस्ट है ना, जो फ्री होल्ड से 50% लेस में मिलती है, तो वहाँ पे उनका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम आता है। तो आपको कभी भी किसी भी बायर को अगर डाउट है कि 20% 30% क्यों डिस्काउंट हो रहा है, तो लैंड ओनरशिप जरूर चेक करें। रियल एस्टेट में पैसा ज़्यादा कौन कमाता है? बिल्डर कमाता है कि चैनल पार्टनर्स कमाते हैं? तो ये सबसे बड़ा गिमिक है। रियल एस्टेट में आज के डेट में सबसे ज़्यादा पैसा कमा रहा है एक प्रॉपर्टी पोर्टल। जैसे आप बोल सकते हैं हाउसिंग.com, 99 एकर्स, मैजिकब्रिक.com। ये कस्टमर से या बिल्डर से या चैनल पार्टनर से एडवांस में पेमेंट लेते हैं, और इनको एक लीड कॉस्ट पड़ती है 500 रुपीज़ टू 700 रुपीज़ में, राइट? तो सेम लोकेशन में आपको एक लीड वो जनरेट करते हैं, और सेम लीड वो 10 चैनल पार्टनर को सेम लीड डिवाइड कर देते हैं। तो एक लीड तो उन्होंने 500 में जनरेट की, राइट? और वही लीड उन्होंने एक चैनल पार्टनर को 500 में बेचा। तो 10 चैनल पार्टनर को उन्होंने बेचा, तो ये कितने का हो गया? 5000 रुपीज़ का। और ये इनका 10x बिज़नेस विथिन 1 आवर में होता है। आपने इंक्वायरी की 500 में मेरे को कॉस्ट आया, ये मैंने 10 चैनल पार्टनर को डिवाइड किया, 500 इंटू 10, 5000 रुपीज़ उनके अकाउंट में, और ये एडवांस में पेमेंट लेते हैं। तो ये ऑलरेडी ये 1 आवर में बिज़नेस को 10x करते हैं। मतलब लीड जनरेशन का बिज़नेस ज़्यादा बढ़िया है। डेफिनिटली सर। अच्छा, लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट और रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट दोनों में कोई डिफरेंस होता है? सर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, पर रेरा के क्राइटेरियाज़ होते हैं कि आपका सीसी क्लियर होना चाहिए, फिर आईओडी क्लियर होना चाहिए, लैंड का जो लैंड पार्सल है वो क्लियर होना चाहिए, ये सब चेक रहता है। पर लोन में ये होता है कि लोन तब तक अप्रूव नहीं होगा जब तक आपको रेरा नहीं मिलता है, राइट है? पर एक बार रेरा में कैसा है, अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे लिटिगेशन है, तो भी रेरा उसको अप्रूव कर देता है। कर देगा? कर देता है। लिटिगेशन है तो अप्रूव कर देता है कि उसमें 1-2 केसेस चलते हैं कि भाई वो केसेस चल रहे हैं, लिटिगेशन है तो वो चलो लीगल चल रहा है। पर एक लोन कब तक नहीं करेगा, जब तक वो लिटिगेशन सॉर्ट नहीं होगा तब तक बैंक उस पे लोन नहीं देता है। मतलब बैंक ने लोन दिया, इसका मतलब 100% प्रॉपर्टी एकदम प्रूफ है? प्रूफ है, हाँ, वो लीगल पहले टाइटल लीगल पहले चेक कर दी। नहीं, मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक रील बनाई थी, 2024 के अंदर 5 लाख लोगों को पता चला कि जिस घर पे वो रह रहे हैं वहाँ पे लिटिगेशन की प्रॉब्लम है, और उनको गवर्नमेंट मतलब सरकार ने बोला क्लियरेंस निकालो। नहीं किया होगा सर, टाइटल क्लियरेंस। लोन लिया है, बैंक से लोन लिया है उन लोगों ने, तो जब बैंक अगर लोन, काफ़ी सारे देखिए कुछ बैंकर्स है जो है ना वो केस में कर देते हैं। कुछ बैंकर्स कैसे कर सकते हैं? मतलब बैंक तो सेंट्रली बैंक अप्रूव्ड है ना, पॉसिबल ही नहीं है इसका। सर 2-3 बैंकर्स है कर देते हैं, बिल्डर से टाई अप होता है, ये इंटरनली होता है। कुल मिला के बात ये है कि आम आदमी को फंसना है। हो सकता है, मैं भी, पर कैसा होता है सर, हम
अब इसलिए हम अपने क्लाइंट को बिहाफ पे काम करते हैं ना उसके लिए। इसीलिए मैंने आपको पहले को एक आंसर क्वेश्चन में बताया ना कि क्लाइंट को चैनल पार्टनर के थ्रू ही जाना है, प्रॉपर उसको गाइड कर सके और उसका प्रेजेंस कैसे है मार्केट में, उसकी नॉलेज कैसे है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको पता है मतलब जितने भी अमीर लोग हैं वो सब दुबई में ही क्यों खरीद रहे हैं? सर देखिए, आज देखने जाएँगे इंडियंस में, आज इंडिया में हर एक बंदे के ऊपर टैक्स के चार्जेस 40 से 50% है नॉर्मली। तो आज एनआरआई क्लाइंट मतलब जो भी लग्ज़री क्लाइंट है, जो भी एचएनआई क्लाइंट है, वो ज़्यादा करके दुबई में इन्वेस्ट कर रहे हैं बिकॉज़ वहाँ पर इनकम टैक्स फ्री प्रॉपर्टी है। वहाँ से अगर कुछ अर्न भी करते हैं, तो उनको 0% टैक्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और वहाँ पे ना सबसे बड़ा प्लस पॉइंट दुबई के गवर्नमेंट ने एक दिया कि आपके कैश कंपोनेंट को भी वो एक्सेप्ट करते हैं। मतलब आपके पास ब्लैक मनी है तो एक्सेप्ट करते हैं। आप वहाँ पे कैश में भी अपने परचेस कर सकते हैं आपकी प्रॉपर्टी दुबई में। इसलिए अभी आप देखने जाएँगे कुछ सालों से दुबई की मार्केट ग्रो होते जा रही है। और आज के डेट में एचएनआई क्लाइंट जो भी है, वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट आप देखेंगे दुबई की तरफ ज़्यादा कर रहे हैं। वैसे मतलब मुंबई जैसे शहर में मतलब वैसे ही लैंड की कमी है, प्रॉपर्टी की कमी है, रीडेवलपमेंट ही फोकस किया जाए मतलब कैसे करेंगे? एक्चुअली मुंबई सबअब में सर देखें, अब डे बाय देखे जाएँगे कि काफ़ी सारे लैंड ऑक्यूपाई होते जा रहे हैं। तो अब ज़मीन के शॉर्टेज तो होते जा रही है, पर अब ज़्यादा करके हर एक डेवलपर रीडेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। वेस्टर्न सबअब में आप देखेंगे 2020 के बाद से सबसे ज़्यादा रीडेवलपमेंट, और आज के डेट में आप रीडेवलपमेंट देखेंगे तो बोरीवली लोकेशन में 200 प्लस रीडेवलपमेंट चालू है। बैंड्रा जैसे लोकेशन में 180 रीडेवलपमेंट चालू है। आप देखने जाएँगे तो मतलब एक लीज़ होल्ड मतलब फ्री होल्ड कम है, रीडेवलपमेंट सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं आज के डेट में। हर एक डेवलपर्स का सबसे ज़्यादा फोकस रीडेवलपमेंट में ही है सर। अच्छा, जो रीडेवलपमेंट के अंदर जो प्रॉपर्टी जो लोग रहते हैं, उनका कैसे उनको वापस कैसे फ्लैट मिलता है? क्या प्रोसेस होता है उनका? सर एक उनका एक बिल्डर से एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है कि उनको मतलब जो कारपेट एरिया है, जैसे 1000 का कारपेट एरिया है, तो उनको क्या ग्रोथ मिलेगा, 30% मिलेगा या 40% मिलेगा, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है। समझ लो उनका एक कारपेट स्क्वायर फीट 1000 स्क्वायर फीट का है, तो बिल्डर से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है कि भाई वो नेक्स्ट उनको 1500 स्क्वायर फीट का फ्लैट दे। राइट, समझ लो अभी 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है उनका 2 बीएचके, पर नेक्स्ट उनको वो 1500 स्क्वायर फीट का 3 बीएचके बना के देते हैं, या 1500 स्क्वायर फीट उनको कारपेट देना होता है। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्डर और एक क्लाइंट पे डिपेंड होता है सर। अच्छा, मुंबई के अंदर जब कोई घर खरीदता है तो यहाँ पे अनडिविडेंड शेयर कुछ होते हैं? हाँ, यहाँ पे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक बार बैंगलोर में ये यहाँ पे है। तो आपको बल्कि 40% 20 साल के बाद हर एक एरिया का एप्रिसिएशन होता है, एफएसआई बढ़ जाता है। जैसे अभी 1000 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया है ना, तो पहले 20 साल पहले उनको 1000 स्क्वायर फीट पे 2 एफएसआई आता था, मतलब 2000 स्क्वायर फीट का ही कंस्ट्रक्शन बना सकते थे। इंक्रीमेंट करके देखो, मतलब 1000 स्क्वायर फीट वो का कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हो, लैंड नहीं बढ़ा सकते, उसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन बना सकते हो। मतलब 1-2 बिल्डिंग और बना ली ऊपर ऐसा हाँ, 2 फ्लोर आप कर सकते हो, वैसा रहता है। पर उसका स्ट्रेंथ चेक किया जाता है कि स्ट्रेंथ है या नहीं। आप उसको रिडेवलप करके तोड़ के वापस। और आपने कोई बंदा देखा है ऐसा कि जो रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में वापिस आया हो, उसको घर मिला हो? सर काफ़ी लोग को देखा है। अभी आज देखने जाएँगे तो हर जगह हर एक डेवलपर रिडेवलप ही नहीं कर रहा है। रिसेंटली अभी आपने देखा होगा कि बोरीवलीज़ में वीना डेवलपर्स है, फिर कल्पतरू है, तो सबने रिडेवलपर सोसाइटी को रिडेवलप भी किया है वहाँ पे, और सबके साथ एक एग्रीमेंट ही हुआ है। अच्छा, ये आप बोलते हो फ्री वास्तु कंसल्टेशन, आप देते हैं? डेफ़िनेटली सर, और क्या एक बिल्डिंग में काम करता है ये? डेफ़िनेटली सर। आप आज वास्तुशास्त्र कोई नया टेक्नोलॉजी नहीं है, नया कुछ है नहीं। ये हमारे प्राचीन काल से चला आ रहा है कि वा आपका फ्लैट वास्तुशास्त्र के हिसाब से होना चाहिए। तो कैसे होता है कि आज भी काफ़ी सारे क्लाइंट्स क्या होता है कि उन्होंने एक थोड़ा-सा मतलब डीप नॉलेज उनको है नहीं कि क्या प्रॉपर्टी का वास्तु किस हिसाब से, वो डोर के पास से खड़े हो जाते हैं और कंपास देते हैं कि भाई मेरा फ्लैट ईस्ट और वेस्ट है। ये वास्तु देखने का तरीका नहीं, वास्तु देखने का मेन तरीका होता है सेंटर ऑफ फ्लैट। फ्लैट के बीच में आपको अपना एक वास्तु कंपास रखना है, वहाँ से आपको डायरेक्शन चेक करना है कि आपका किचन कौन से डायरेक्शन में आ रहा है, आपका एंट्रेंस कौन से डायरेक्शन में आ रहा है, आपका वॉशरूम कौन से डायरेक्शन में आ रहा है, आपका ईशान कोना जहाँ पे आपके मंदिर है, वो कौन से कोने में आ रहा है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सर। जब एक कोई फ्लैट बनता है तो कौन 2 ही डायरेक्शन होते हैं, या तो ईस्ट वेस्ट होगा या साउथ नॉर्थ होगा? नहीं सर, चारों डायरेक्शन में बनते हैं। चारों डायरेक्शन में फ्लैट होते हैं? हाँ, होते हैं। तो सभी लेते हैं ना चारों डायरेक्शन? चारों डायरेक्शनों पर क्या होता है सर कि सेंट्रलाइज़ में फिर वो देखना पड़ता है ना कि कहाँ पे क्या करना है। जैसे एग्ज़ाम्पल मैंने आपको सेंटर में रख लिया, पर ईशान कोण प्रॉपर जगह पे नहीं है और किसी का बेडरूम अलग है, किचन अलग है, तो वो देखना ज़रूरी होता है। ऐसे कौन सा फेसिंग सबसे बढ़िया होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ? नॉर्थ ईस्ट सर सबसे बेस्ट होता है। और ऐसा क्यों बोला जाता है? नॉर्थ और ईस्ट में सबसे ज़्यादा देवी-देवता विराजमान है, पॉजिटिव वाइब्स वाले। जैसे भी आप साउथ और वेस्ट में देखेंगे नैऋत्य कोण पड़ता है, तो वहाँ पे राहु, शनि, केतु, तो उस दिशा के फ्लैट्स हमें नहीं लेने होते। अच्छा, कोई नया एकदम आज एकदम फ्रेश आदमी है जो घर खरीद रहा है, तो ऐसी कोई 5 चीज़ बताओ कि उसको उसको रेड अलर्ट आ जाए कि नहीं यार ये तो अब घर नहीं खरीदना मुझे। जो आपने 5 पॉइंट बोला सर, फर्स्ट है स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम।
बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आपको देखना है कि प्रॉपर है या नहीं है, कि काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज़ आप देखते हैं कहीं पे लीकेज का प्रॉब्लम आता है, सीपेज का प्रॉब्लम, तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आपको चेक करनी है, राइट? फिर उस प्रॉपर्टी का लीगल डॉक्यूमेंटेशन चेक करना है आपको कि प्रॉपर्टी प्रॉपर है या नहीं है। सेकेंडली आपको नेबर्स, नियर बाय नेबर्स आपको चेक करना है कि उस आस-पास लोकेलिटी क्या है? मतलब एक क्या होता है, बिल्डिंग तो बन गई, पर आस-पास का लोकेलिटी आपकी प्रॉपर है या नहीं है? आस-पास के जो नियर बाय क्या है आपके, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी जगह बिल्डर्स हिडन चार्जेस रखते हैं, जो क्लाइंट्स को नहीं बताते, बाद में बताते हैं, पर उसके बारे में आपको क्लेरिफ़ाई कुछ चैनल पार्टनर के थ्रू या किसी कस्टमर के थ्रू आपको पता कर लेना चाहिए कि इस बिल्डर्स के बाद में कुछ ना कुछ हिडन चार्जेस आते हैं, तो उस जगह पे आपको प्रॉपर्टी नहीं परचेज़ करनी चाहिए। हिडन चार्जेस, और काफ़ी डेवलपर्स आपने देखा होगा मार्केट में, पाँचवाँ पॉइंट की सैंपल फ्लैट में वो फ्लैट्स एरिया आपको ज़्यादा देते हैं। दिखाते हैं ज़्यादा है और बाद में वो आपको कम देते हैं। तो वहाँ से आपको उसके बारे में पता करना है कि डेवलपर का प्रीवियस एक्सपीरियंस कैसा है कस्टमर के साथ, कि कारपेट एरिया बताते कुछ है, देते कुछ है। तो ऐसे 5 जगह पे आपको प्रॉपर्टी परचेज़ नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मतलब आदमी को घर रेंट पे लेना चाहिए या खरीदना चाहिए ज़िंदगी में? सर, अगर आजकल एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आंसर चल रहा है, रील्स में वायरल हो रहा है कि फ्लैट परचेज़ नहीं करना चाहिए, रेंट पे रहना चाहिए। तो ये अगर फाइनेंशियली देखना जाए तो मैं आपको एक फाइनेंशियली स्लॉट आपको बताता हूँ। समझ लीजिए 1 करोड़ 10 करोड़, 1 करोड़ 10 लाख की प्रॉपर्टी है, राइट है? और एक बंदा रेंट पे जा रहा है, एक बंदा फ्लैट परचेज़ कर रहा है, सेम प्रॉपर्टी। मतलब वो 1 करोड़ 10 की प्रॉपर्टी पे एक बंदा रेंट पे रह रहा है, 1 करोड़ 10 की प्रॉपर्टी पे एक बंदा परचेज़ कर रहा है। तो 1 करोड़ 10 की प्रॉपर्टी पे उस बंदे ने समझ लो कि 20% क्ला का बिल्डर्स को पे कर दिया, राइट? जैसे कि 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट और बाकी के 10 लाख रुपए उसने पेमेंट किया जीएसटी और स्टैम्प ड्यूटी, राइट है? तो उसका जो डाउन पेमेंट हो गया अप्रॉक्स 20% के आसपास हो गया, जिसमें डाउन पेमेंट भी होगा, स्टैम्प ड्यूटी और जीएसटी। अब उसका लोन अमाउंट हो गया 1 करोड़ रुपया, राइट है? तो एक पर्सन के ऊपर 1 करोड़ की लायबिलिटी या लोन लिया है और एक बंदे ने सेम प्रोजेक्ट्स में रेंट पे फ्लैट लिया है। तो आज मुंबई में आप देखने जाएँगे ना, तो 3.5 मतलब 3.5 से लेके 4% रेंटल इनकम आती है, राइट है? तो जिस बंदे ने सवा करोड़ की या 1 करोड़ 20 लाख की प्रॉपर्टी रेंट पे रह रहा है, तो उसका मंथली रेंट होगा 35,000 टू 36,000, ये बेसिक, ज़्यादा भी हो सकता है, पर मैंने आपको एवरेज बताया कि 35,000 ये उसका रेंटल होगा ही होगा। तो ईयरली रेंटल उसका होता है 4,20,000। और मुंबई में आप कहीं भी देखेंगे तो रेंटल एप्रिसिएशन 8 टू 10% इंक्रीमेंट होता ही होता है। जैसे आज 4,20,000 उसका ईयरली जा रहा है, नेक्स्ट ईयर वो 4,62,000 जाएगा, राइट है? फिर उसके नेक्स्ट ईयर वापस 46,000 बढ़ जाएगा, पर वो 5,10,000 के आसपास होगा। तो अगर इस बेस पे मैं कैलकुलेशन करूँ, 20 साल का कैलकुलेशन मैं ग्राफ आपको देता हूँ, तो जो रेंटल पर बंदा परचेज़ कर रहा है, अगर उसने 20 साल तक कंटिन्यू रेंट पे किया, तो उसका कैलकुलेशन जाएगा अप्रॉक्स 2 करोड़ 40 लाख रुपए वो बंदे ने रेंट पे कर दिया है, राइट है? ये वन सिनेरियो हो गया रेंटल वाले के लिए। सेम बंदा जिसने प्रॉपर्टी परचेज़ किया है, राइट है? आज रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 7.75 से 8%। अगर इससे मैं कैलकुलेशन करूँ, नॉर्मली 20 साल के लिए उस बंदे ने भी रेंट पे प्रॉपर्टी लिया। अगर 1 करोड़ का लोन लेता है तो उसकी ईएमआई आ रही है अप्रॉक्स 83,400, हम राउंड फिगर पकड़ते हैं 84,000, राइट है? अगर 84,000 वो डिसाइडेड होता है 20 साल तक उसको सेम इस तरह से भरना है। अगर उसने बीच में प्रीपेड किया तो और कम हो जाता है, पर हम कंसिस्टेंटली पकड़ते हैं कि एक बंदा रेंट पे कर रहा है 20 साल तक, एक बंदा आपको ईएमआई पे कर रहा है। तो अगर मैं आपका ईएमआई पे कर रहा हूँ 84,000, तो अगर आप देखने जाके 20 साल बाद ये टोटल अमाउंट होता है अप्रोक्स 2 करोड़ रुपए, मतलब 1.9, मतलब 1 करोड़ 99 लाख समथिंग, मतलब राउंड फिगर हो 2 करोड़ तक होता है, राइट है? तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 20 साल बाद जिस बंदे ने 2 करोड़ रुपए, मतलब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए 2 करोड़ रुपए पे कर दिया है, उसके पास वो प्रॉपर्टी है और जिस हिसाब से कैपिटल का इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब प्रॉपर्टी का इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे मुंबई में 8 टू 10% हो रहा है। तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन आप करेंगे 20 साल बाद, तो वो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन होगा 4 करोड़ रुपए प्लस, मतलब वो 4.5 करोड़ के आसपास का वो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन होगा आज से 20 साल बाद। तो आप कैलकुलेशन देख सकते हैं कि एक बंदा जो परचेस कर रहा है, उसने 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया पर ईएमआई में पे किया। आज वो 20 साल बाद उसके हाथ में 4 करोड़ रुपए, सवा 4 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, राइट है? और यहाँ पे सेम बंदा रेंट पे फ्लैट रह रहा है 20 साल से।
उसने 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिया है, पर उसके हाथ में ज़ीरो असेट्स है सर। तो ये सीधा है कि आप हर एक क्लाइंट कैलकुलेशन कर सकता है कि रेंट पे जाना है या परचेज़ करना है। तो ये बताओ 5-10 साल में प्रॉपर्टी कहाँ जाने वाली है? प्रॉपर्टी के भाव कैसे जाएँगे? क्या मार्केट रहेगा? सर देखिए, मुंबई की आज बात करूँ तो मुंबई आज इतने सालों से मैं देखते आ रहा हूँ 12 साल से, तो पहले तो हर ईयर 20% 25% इंक्रीमेंट हो रहा है, पर अब धीरे-धीरे थोड़ा सैचुरेट हो रहा है, मतलब कि मतलब हो रहा है, पर अब बिकॉज़ न पहले नंबर्स ऑफ प्रोजेक्ट्स कम थे, अब नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब सप्लाई थोड़ा ज़्यादा आ रहा है राइट नाउ। तो ये है कि रोटी कपड़ा मकान कभी फ्यूचर में बंद नहीं होने वाला है। जो बंदा रेंट पे रहने वाला है वो 1 बीएचके में जाएगा, जो 1 बीएचके में रहने वाला है वो 2 बीएचके में जाएगा, जो 2 बीएचके में रहने वाला है 3 बीएचके में जाएगा, बिकॉज़ पॉपुलेशन कभी कम होने वाली नहीं है। तो ये खेल कभी खत्म होने वाला नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी हमेशा चलते ही रहेगा सर। तो कभी भी ये प्रॉपर्टी का खेल और यहाँ पे है कि आपका एक डेफिनेटली मैंने जैसे आपको बताया कि एक बंदा 1 करोड़ का लोन लेता है, उसको 8% इंटरेस्ट पे करना है। तो आज 1 करोड़ का लोन लिया उसने, नेक्स्ट ईयर उसको 1 करोड़ मतलब 8 लाख रुपए इंटरेस्ट पे कर दिया। तो उसकी प्रॉपर्टी उसने खुद देख कैलकुलेट करेगा, भाई 1 करोड़ हो गया और 8 लाख रुपए इंटरेस्ट पे, 8 तो ऐसे ही होगा। तो डेफिनिटली वो प्रॉपर्टी अगर उसको कल को बेचना है, तो 1 करोड़ 10 में ही बेचेगा कि भाई उसका जो कॉस्ट है वो निकालेगा। नेक्स्ट ईयर वापस वो 8 लाख रुपए पे कर रहा है इंटरेस्ट, तो 1 करोड़ 16 लाख रुपए हो गए। फिर वो प्लानिंग करेगा अगर मेरे को बेचना है तो 1.20 में बेचना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका प्रॉपर्टी का रेशियो 8 टू 10% इंक्रीमेंट होना ही होना है सर। अच्छा चलो खेल की बात कर ही दिए तो बताओ एआई का नया खेल चल रहा है। क्या जो आदमी है वो रिप्लेस हो जाएँगे? जो एजेंट्स है वो रिप्लेस हो जाएँगे? सर एआई कभी आदमी को एआई को ही बनाया आदमी नहीं, राइट है? तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी आ सकती है, पर उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगी वो, कभी नहीं कर पाएँगे। कभी नहीं कर पाएगी। बिकॉज़ कैसा होता है सर, जैसे एग्ज़ाम्पल आप ये आपने किस तरह से बात बोल दिया कि एक क्रिकेट मैदान में एक कोच को रिप्लेस कर सकते हो क्या आप? अगर आज कोई क्रिकेटर क्रिकेट खेल रहा है, तो बिना कोच के वो प्रॉपर गाइड कर सकता है क्या? तो वैसे ही है कि प्रॉपर्टी एडवाइज़र ऐसा होता है क्लाइंट्स के लिए, वो होता है कि मेंटर होता है कि प्रॉपरली वो गाइड कर सके कि प्रॉपर्टी कहाँ पे लेना है, क्या नहीं लेना है। एआई तो आने वाले टाइम में तो एआई पे मार्केटिंग चालू हो जाएगा। जो ज़्यादा पैसा पे करेगा, एआई उसके बारे में अच्छा पॉजिटिव बताएगा सर। अच्छा बताओ कि रियल एस्टेट के अंदर मतलब आपका कोई यादगार मोमेंट है? अभी तक की लाइफ़ का कोई जर्नी शेयर करना चाहोगे? अ, रियल एस्टेट का सर एक मेमोरेबल एक आपको बताऊँगा कि डेट भी बताता हूँ, दिसंबर 2 2012 उस दिन एक मेरा फर्स्ट डील हुआ था। एक्चुअली मैं 2 महीने से कंटिन्यू रियल एस्टेट में वर्किंग कर रहा था। अक्टूबर, नवंबर काफ़ी क्लाइंट्स को फ्लैट्स दिखा रहे थे, पर कुछ डील क्लोज़ नहीं हो रहा था। रिसेंटली एक ऐसा टाइम आया कि अब दिसंबर का लास्ट मेरा मंथ था कि मेरे पास पैसे नहीं थे। अब ऑफ़िस क्लोज़ करने का एक समय आ गया था। तो एक क्लाइंट्स ऐसा मिला कि उस बंदे ने मेरे से मिला, बोला फ्लैट लेना है तो तेरे से ही लेना, आपसे ही लेना है। तो उनको मैंने फ्लैट पसंद कराया। फिर वो एक रीसेल फ्लैट था। रीसेल फ्लैट में हम बार्गेनिंग कर रहे हैं, क्लाइंट का जो सामने वाला ओनर कन्विंस नहीं हो रहा है। वो कन्विंस मीटिंग में बैठा था 7 बजे, वो रात को डील क्लोज़ हुई 12 बजे कन्विंस करते-करते, मतलब वो लाइफ़ का सबसे बड़ा मीटिंग और सबसे बड़ा मेमोरेंडम था। और वो डील करने के बाद मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि जैसे मैंने एक वर्ल्ड कप जीता है फर्स्ट टाइम। इतना एक मैं मतलब वो आज तक एक मेरे लिए बहुत मेमोरेबल रहा है सर वो एक। मतलब पहली डील वास्तव में सब आदमी के लिए मेमोरेबल ही होती है मतलब कोई भी डेफ़िनेटली अचानक सर, कुछ कि भी क्या करेगा। होता है ना, उनको पता ही नहीं होता कि क्या होने वाला है मेरे साथ। तो जब वो होता है तो एक अलग ही खुशी होती है, एक अलग प्रेडिक्ट का। लाइफ़ का टर्निंग पॉइंट क्या रहा आपके? फिर आपको लगा वो सब चीज़ चेंज हो गई अभी जैसे आपने बोला कि कंपनी बंद होने वाली है। बट ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट भी रहा होगा जब पूरा ज़िंदगी चेंज होने वाली होगी? बेसिकली मेरे लाइफ़ का टर्निंग पॉइंट ये था कि मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ मैं। तो जावा पे और डॉट नेट में मैं काम करता था 10 और 11 में। तो मैं वर्किंग करता था और कहीं प्रॉपर सक्सेस नहीं हो पा रहा था, पर क्या रीज़न था मुझे मालूम नहीं। शायद भगवान ने मुझे शायद रियल एस्टेट के लिए चुना होगा, बिकॉज़ उस टाइम पे मैं अपने काफ़ी सारे दोस्तों को रियल एस्टेट सॉफ्टवेयर सिखाता था कि भाई इस तरह से काम करो, उनका पैकेज लग जाता था। जिसको मैं सिखा रहा हूँ उसका जॉब लग जा रहा है और मेरा बैड लक था कि मैं रिजेक्ट हो जा रहा हूँ, तो मेरे को उस तब से समझ में नहीं आता क्या करूँ। तो मैं हमारे चाचा की कंपनी, हमारे चाचा का नाम है जगन मौर्य, जो कांदिवली में उनका रियल एस्टेट है, मैं वहाँ से ही ये ट्रेनिंग करके मैं निकला हूँ। तो वहाँ पे मैं पार्ट टाइम के लिए मैं रियल एस्टेट में लगा था और 2011-12 में इतना कोई सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं था, कोई गूगल्स पे एक्टिव नहीं था कि कैसे मार्केटिंग करें, कैसे क्या करें। तो उस टाइम में हमारे चाचा का बिज़नेस अप्रॉक्स 4 टू 5 लाख का था।
तो मेरे जाने से मैं वहाँ पे रियल एस्टेट में फर्स्ट टाइम गया। उस टाइम पे एक बिज़नेस ऐसा चलता था कि नॉर्मल एक दुकान खोल के आप रियल एस्टेट का बैठे हो। तो उस टाइम पे मैं वहाँ पे गया, मैंने प्रॉपर्टी पोर्टल लाया। तो रिसेंटली फर्स्ट मंथ छोड़ के सेकंड मंथ में हमने अपने चाचा को 17 से 20 लाख रुपए का बिज़नेस किया डिजिटली, बिकॉज़ मुझे नॉलेज था सॉफ्टवेयर का, और वो उस टाइम पे रियल एस्टेट में कोई इतना एजुकेटेड बंदा नहीं था कि जो सॉफ्टवेयर को करे। तो उस टाइम पे मैं कांदिवली में वहाँ पे काम किया हमारे चाचा के साथ, और उनको मैंने काफ़ी सपोर्ट्स किया। उन्होंने भी मेरे को सिखाया, काफ़ी रियल एस्टेट आज जो सीखा हूँ, उनके बदौलत ही मैंने सीखा है। तो उनको वहाँ पे मैंने सपोर्ट दिया, मेरा ये जो डिजिटल मेरे को आता था उससे किया, तो काफ़ी अर्निंग हुई। तो ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए। चलो ना, बहुत बढ़िया। मतलब आपको ऐसा लगता है कि इंडिया के अंदर कोई सिटी ऐसी है या फिर वर्ल्ड के अंदर कोई कंट्री ऐसी है जहाँ पे खूब पैसा लगाओ रियल एस्टेट के लिए और बहुत पैसा बन जाएगा? सर, पैसा तो ऐसी कोई कंट्री नहीं है जब जो प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन है ऑलमोस्ट सब जगह लोकेशन आप देखने जाएँगे सभी जगह सही है। 10% से लेकर 20% या 25% एप्रिसिएशन यही चल रहा है। और दुबई के जैसे अब मैं बात करूँ तो दुबई में आपका प्राइस जैसे एप्रिसिएशन नहीं है सर। आप बोल रहे हो कि ऐसा है, सिर्फ़ वहाँ पे रेंटल इनकम आपको ज़्यादा है। अगर आप 1 करोड़ का वहाँ पे आज के डेट में एक स्टूडियो अपार्टमेंट आता है, इंडियन रुपीज़ के हिसाब से बता रहा हूँ। 1 करोड़ या सवा करोड़ रुपए की आपको एक स्टूडियो अपार्टमेंट आता है। उसमें आपको रेंटल समझ लो आपको अप्रॉक्स एक 1,60,000 के आसपास, मतलब 16% के आसपास आपको मिल जाता है। वहाँ पे रेंटल इनकम अच्छा है। पर आपका एप्रिसिएशन जो मैंने आपको बताया, कैपिटल एप्रिसिएशन जो 1 करोड़ का वैल्यूएशन आपको नेक्स्ट ईयर 1/10 होगा, वो बहुत मुश्किल है सर। पर एक रेंटल इनकम आपको हो सकता है। पर इंडिया छोड़ के या ये लोकेशन छोड़ के मेरे को नहीं लगता प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन कहीं और लोकेशन में ज़्यादा है। मतलब आपकी कंपनी की ऐसी क्या यूनिक फीचर्स है जिससे लोग आप पे ट्रस्ट कर आपके पास ही आए? हमारी कंपनी पे यूनिक फीचर्स कैसा है सर, हम 40 लोग की टीम है टोटल, जिसमें से मैंने 2 लोगों को हायर किया है सिर्फ़ क्लाइंट को प्रॉपर गाइड कर सके कि किस तरीके का फ्लैट वो ले सके, ठीक है? कि उनका वास्तु क्या होना चाहिए, राइट? और उनका डेट ऑफ बर्थ क्या, मतलब डेट ऑफ बर्थ में एक मूलांक और भाग्यांक होता है, उनके हिसाब से उनके फ्रेंडली नंबर क्या है, तो वो फ्लैट नंबर उनको सजेस्ट कर सके, राइट? आफ्टर सेल्स के बाद हमने एक रखा है कि क्लाइंट को 10 इयर्स का फ्री ऑफ सर्विस से सेल सर्विस देंगे, जिसमें आपका हम उनके क्लाइंट्स के रेंट फ्लैट पे रेंट आउट करते हैं। उनका फ्लैट कभी रीसेल करना है तो ज़ीरो ब्रोकरेज, मतलब कोई चार्जेस हम नहीं लेते। कोई रेंटल फ्लैट उनका लगाना है तो कोई हम ज़ीरो चार्जेस उनको 10 इयर्स का फ्री ऑफ सेल सर्विस देते हैं सर आफ्टर सर्विस के बाद। सर एक सवाल और है कि डायरेक्ट आजकल बिल्डर जो होते हैं वो बोलते हैं कि ब्रोकर को छोड़ के हमारे पास डायरेक्टली आ जाओ, राइट सर। तो क्या आना चाहिए? नहीं सर, ये कैसा होता है कि ये हर एक डेवलपर नहीं करता। डेवलपर्स में 3 क्राइटेरिया होता है। 1 ए ग्रेड, बी ग्रेड एंड सी ग्रेड। तो ए ग्रेड तो ज़्यादा करते नहीं, उनको मालूम है कि चैनल पार्टनर्स ही हमारे सपोर्टर है जो हमारे क्लाइंट्स लाते हैं और क्लोज़ करते हैं। तो ये क्या है, ग्रीमिटिक क्या करता है, जो सी ग्रेड के डेवलपर होते हैं, बी ग्रेड का ये करते हैं कि आप ब्रोकर्स को छोड़ के आ जाइए। बिकॉज़ कैसा होता है ना कि ये जानते हैं कि अगर ब्रोकर्स क्लाइंट के साथ आएगा, तो उनको काफ़ी सारे वेरिएंट ऑफ फ्लैट्स बता के वो सेलेक्ट कराएगा। तो वो सोचते हैं कि क्लाइंट हमारे पास डायरेक्टली आ जाए, हमारे लूपहोल्स उनको ना पता चले। और क्या होता है, एक प्राइसिंग में गैप होता है। जैसे आप बोल सकते हैं, हर एक डेवलपर के पास सोर्सिंग प्राइस होता है और क्लोजिंग प्राइसिंग होता है। तो वो क्या होता है, वो जब वो क्लाइंट आता है तो उनको एक सोर्सिंग प्राइस बताते हैं, और जब वो क्लोज़ करना है तो उनको क्लोजिंग प्राइस देके वो क्लोज़ करते हैं। पर उनको मालूम नहीं कि क्लोजिंग की प्राइसिंग के अलावा एक बॉटम प्राइस होता है, जो हर एक चैनल पार्टनर को मालूम होता है, एडवाइज़र को मालूम होता है, प्रॉपर्टी एडवाइज़र को, जो वो ऊपर हेड से डिस्कस करके उनको क्लाइंट को 3 से 4% का डिस्काउंट और दिला के उनकी डील कराता है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो हर एक जो बी ग्रेड, सी ग्रेड के डेवलपर इसलिए करते हैं कि उनके जो नेगोशिएशन है वो ज़्यादा ना हो, और उनके जो प्रोजेक्ट के लूप होल्स है वो क्लाइंट्स को ना मालूम पड़े। इसीलिए ज़्यादा करके कुछ डेवलपर्स इस तरह से काम करते हैं कि भाई क्लाइंट हमारे पास डायरेक्ट आ जाए। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बता दी आपने। मैंने बताया था ना एक पिक्चर का एक डायलॉग ही बहुत भारी पड़ता है। ऑल द बेस्ट सर। करते रहिए ऐसे ही काम और डिजिटल प्रेज़ेंस बनाते रहिए आपकी खुद की।